guys, welcome back to Squad. So today we are going to start a new chapter in economics. So let's begin with the determination of income and multiplier. Top Squad presents Macroeconomics Class 12th Chapter 8, both Special Series 2026-27. So let's begin with the introduction. This chapter is the heart of macroeconomics. We explore how an economy reaches its resting point on equilibrium. So in this chapter, we are going to study two approaches, that is A, D and AS approach, S and S equals to S and I approach. We will master the Keynesian theory of short-run determination where prices are fixed and income is the driver. प्राइजेस फिक्स्ड होते हैं और इनकम जो ड्राइवर होती है. अब देखो हमें इधर कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे क्योंकि यू नो कि इकोनॉमिक्स अजम्पशंस से ही चलती है. ठीक है, अगर हम अजम्पशंस नहीं फॉलो करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, so we will start with the AD and AS approach. Okay, so let's begin with the AD and AS approach. अच्छा एक मिनट. Okay, now let's बेसिक assumptions. पहले हम assumptions देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो रिपीटेड टॉपिक है तो assumptions याद रखने हैं. ठीक है, तो बेसिक assumptions क्या क्या है. एक टू सेक्टर मॉडल ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हम इसमें आपको पता है कि हम टू सेक्टर पढ़ते हैं. वैसे तो 4 सेक्टर्स हैं, दैट इज हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर. हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर है, इसलिए हम 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज ओनली हाउस होल्ड एंड द फर्म सेक्टर, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी देखा था. शॉर्ट रन एनालिसिस, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. शॉर्ट रन में है तो इसलिए टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. शॉर्ट रन एनालिसिस, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. क्लोज्ड इकोनॉमी, नो फॉरेन ट्रेड और गवर्नमेंट. इकोनॉमी क्लोज्ड है, क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, देखो हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो इन्वेस्टमेंट आर्ट ऑफ 2 टाइप्स. पहले हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देखा था और फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट देखा था. तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट प्लेयर करता है प्रॉफिट मोटिव से. ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर इनकम 0 हो तभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें 2 सेक्टर्स पता चल गए क्या क्या है. बेसिक एजम्पशंस, 2 सेक्टर मॉडल. 2 बेसिक एजम्पशन क्या है? 2 सेक्टर मॉडल ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स. शॉर्ट रन एनालिसिस, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. क्लोज इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट, नो फॉरेन ट्रेड. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम. सो लेट्स बिगिन. ओके, नाउ AD एंड AS अप्रोच से एक मिनट मैं पहले एक चीज बताती हूँ. हाँ ठीक है, अब हम देखो हमने क्या पढ़ा था. हमने इस पिछली क्लास कौन सी हमने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर देखा था. ठीक है, तो अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई याद है पढ़ा था हमने. और एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते, पढ़ा था. अब आप एक चीज बताओ मुझे कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला तो आई नो पता होना चाहिए. पता है? नाइस, मैं दूसरा कलर यूज करूं, दैट इज येलो. C+I. और AS का एग्रीगेट सप्लाई का इनकम का जो फॉर्मूला होगा वही एग्रीगेट सप्लाई का होगा. तो कंजम्पशन प्लस सेविंग. अब मैं इसमें कुछ कॉमन लग रहा है? क्या कॉमन है? CC कॉमन है, काट दिया. तो इससे बनता है हमारा IS अप्रोच. तो हम आज 2 अप्रोच पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे AD इज इक्वल्स टू AS अप्रोच
और आई इक्वल्स टू एस अप्रोच, आई एस अप्रोच और ए डी ए एस अप्रोच, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके ना, इम्पॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। ए डी, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है ना। ए डी ए एस अप्रोच, ए डी ए एस अप्रोच शेड्यूल। अब देखो हम क्या करते थे, हम पहले क्या लिखते थे, एम्प्लॉयमेंट, देन इनकम। हम पहले क्या लिखते थे, याद करो, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे हम क्या करते थे, पहले हम इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फिर एडी, ठीक है। पर इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी हम, एक तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, और एक तो एएस, क्योंकि एडी एंड एएस अप्रोच बढ़ा है तो एडी और एएस तो ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो टेबल, ये देखो टेबल देखो, एम्प्लॉयमेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये टोटल कहाँ तक है, 60 तक है, ठीक है। ये 60 तक है, ना कि मतलब 10-10 के रेट से ये बढ़ रहा है। वो मैंने टेबल थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं समझा रही हूँ वो ये देखना, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा इनकम। इनकम आपको याद है 100 से बढ़ाते थे, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। फिर कंजम्पशन, 0 इनकम पे हम 40 कंजम्पशन कर रहे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर 100 पे 120, 200 पे 200 ही करते थे, 300 पे 280, 400 पे 3 400 पे कितने करते थे, फिर 500 पे हम 440 करते हैं, हाँ। फिर उसके बाद 500, 600 पे हम कितनी करें, 520, क्लियर, ठीक है। 360 बोला ना मैंने, 400 पे, हाँ 360, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब हम सेविंग्स लिखेंगे यहाँ पे। सेविंग्स कितनी है, -40, -20, 0, सेविंग्स है -40, -20, 0, फिर 40 आती थी, फिर क्या आती थी, नहीं 20, 40, 60 और 80, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट उस हमने इसमें देखा, एग्रीगेट डिमांड में 20 इन्वेस्टमेंट लिया था। क्यों, क्योंकि मतलब थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ा है कि मतलब सेम दिखे। अगर मैं इसमें 20 करती ना, तो ये जो 400 और 400 है सेम नहीं आता, तो इसलिए उसको सेम करने के लिए मैंने थोड़ा क्या लिया है, 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिया है, ठीक है। तो 40 मैंने इन्वेस्टमेंट लिया। अब जब हम इनको प्लस करेंगे, तो जैसे अगर एडी निकालते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, तो सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो 40, 40, 80, 120, 40, 160, 360, 40, 440, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये समझ में आया, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम एएस कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन और सेविंग्स को ऐड करेंगे। तो अब कंजम्पशन और सेविंग्स को जब ऐड करेंगे तो अपना एग्रीगेट सप्लाई आएगा। तो देखो 40 - 40 इज 0, 120 - 20 इज 100, 360, 40 इज 400, 520, 80, 600। तो आप देखो ना, ये और ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था एग्रीगेट डिमांड में कि इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था, ठीक है।
अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से सेम क्या लग रहा है। एक मिनट, इसको हटा दूं मैं, एक मिनट, ठीक है। अब इसमें सेम क्या लग रहा है, कुछ सेम लग रहा है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में सेम क्या लग रहा है, 400 400 सेम है। तो ये जो अपना है, ये अपना इक्विलिब्रियम लेवल है। क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब 400 इज इक्वल टू 400। समझ में आया, समझ में आया। तो ये जो पॉइंट है 40 वाला, ये अपना एग्रीगेट डिमांड, सॉरी, ये अपना इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है, जिसमें AS लिख रही मैं, ठीक है, जिसमें अपना AS इज सॉरी AD इज इक्वल्स टू AS, ठीक है। तो ये अपना इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है। और अब हम ऊपर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 80 और 0, 160 और 100, तो मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, बोल सकते हैं। और अगर हम इधर नीचे की तरफ देखें तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इधर देखें 560 और 600 है, 560 स्मॉल, तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आया, समझ में आया, ठीक। आगे बढ़े, ये टेबल याद कर लेना, क्या करना है, इस टेबल को याद कर लेना। ठीक ठीक, समझ में आया पक्का। इक्विलिब्रियम इज एट y, ये रहा इक्विलिब्रियम इज एट y 400, ये रहा इक्विलिब्रियम लेवल अपना, ठीक है, ये रहा अपना इक्विलिब्रियम, ये रहा, ठीक है। ऊपर क्या है, AS इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट इधर क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, समझ में आया। और इधर क्या है, इधर तो इक्वल है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल है ये अपना। समझ में आया, समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक, चल। अब इसका ग्राफ देख लो, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, ग्राफ उधर ही बना देती हूँ, ग्राफ इधर ही बना देती हूँ, ठीक है। अब देखो, देखो, तो कौन सी कलर से ग्राफ बना है, और पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मेक द ग्राफ, ठीक है। तो ये अपना y एक्सिस हो गया और ये अपना x एक्सिस, ठीक है। अब आपको एग्रीगेट सप्लाई का तो ग्राफ बनाना आता होगा ना, मैंने सिखाया था। एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाना तो आता होगा, कैसे बनाता है, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आता है, 45 डिग्री बनाते हैं, याद है, 45 डिग्री याद है। ये किसका है, AS बोल लो या इनकम बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड का कैसे ग्राफ बनाते आते हैं, याद है, एग्रीगेट डिमांड का कैसे याद करते हैं,
एग्रीगेट डिमांड इज, कैसे करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, उसको हम ऐसे बनाते हैं, याद है ना। तो दिस इज एग्रीगेट डिमांड। और ये जो बीच का पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये तो याद ही होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें क्या है, जो AD है वो इक्वल है AS के, मतलब 400 इक्वल्स टू 400। ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, अंडरस्टूड। ठीक, तो ये उसका ग्राफ आ गया, समझ गए। यहाँ पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट जो भी लिखना है, और यहाँ पे कंजम्पशन। ठीक है, क्लियर। Now let's move on, इसको हटा दो, नहीं तो मूव ऑन करेंगे। मूव देख लिया था ना, क्लियर। और लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ भी देख लिया। ठीक है, ग्राफ भी देख लिया। ADS ग्राफ प्रॉपरली लेबल्ड। AS स्टार्ट हमने देखा था, AS ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, AS ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और AD स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस। AD जो है पॉजिटिव y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम, मैंने बताया था ना, ब्रेक इवन पॉइंट, वो जो येलो कलर का डॉट बनाया था वो। ठीक है, ठीक है। अब आता है SI अप्रोच। SI अप्रोच में क्या होगा देखते हैं। इसमें बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। SI अप्रोच शेड्यूल बता रही हूँ, ठीक है। अब उसमें हम एम्प्लॉयमेंट लिखते थे, अब इसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिमार्क। ठीक है, तो इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, रिमार्क्स। क्लियर, इसमें हम ये सब करेंगे। अब 0, 200, 0, 200, 400, 600, इसमें याद है आपको 100 100 से बढ़ाते हैं हम इनकम। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, याद है हम इनकम 0 से। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कंजम्पशन 40, 120, 200, then 200, then 280, then 360, then 520. Oh, sorry. Then 360, then 440, and then 520. सेविंग्स देखेंगे तो -40, -20, 0, 20, 40, 60 और 80। फिर इन्वेस्टमेंट तो 40 40 40 40 40 40 ही रहेगा। ठीक, अब इधर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में कुछ इक्वल लग रहा है, ये 400 पे लग रहा है आपको इक्वल, सॉरी, ये 400 पे इक्वल लग रहा है, ये 400 400 इक्वल लग रहा है। तो इसका मतलब है S इक्वल्स टू I, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल। और हम ऊपर देख सकते हैं कि S इज लेस देन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, और इधर नीचे हम क्या देखेंगे कि S इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। क्लियर, 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 ऑल क्लियर, डन, परफेक्ट। ठीक,
अब मैं इधर ही ग्राफ बनाती हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो। लेट्स मूव अब ग्राफ बनाने के लिए कलर चेंजेस करते हैं। ये जाना बहुत पतले पतले नहीं आ गए। तो मोटा करो यार इसे। हाँ अब सही। वो उधर मैंने शायद उल्टा लिखा था। ठीक है। अब ठीक है। हाँ सॉरी, मैं इसको थोड़ा बड़ा देती हूँ क्योंकि एज यूजुअल हम इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा। ठीक है। अब जो क्या करेंगे, अब पहले मैं इन्वेस्टमेंट का बनाऊंगी। तो इन्वेस्टमेंट में मान लो ये 40 है और इन्वेस्टमेंट का मैं बनाऊंगी यहाँ से। तो ये कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का है, आई से डिनोट करते हैं। अब सेविंग्स का तो आपको पता है -40 है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से। कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से, -40 यहाँ से। ठीक है। ये क्या है अपना सेविंग्स। अब ये जो है दिस इज S is equals to I means इक्विलिब्रियम पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट। इसका ग्राफ समझ में आया। यहाँ पे आएगा इनकम और यहाँ पे आएगा कंजम्पशन। ठीक है। इसका ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव नाउ। ऐसा एक ग्राफ मैंने आपको बता दिया एट पॉइंट ई, वो जो मैंने बनाया था ना, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। द लीकेज फ्रॉम इकोनॉमी इक्वल्स टू द इंजेक्शन इनटू द इनकम। ठीक है। समझ में आया ना। अब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इफ S इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, अगर जो हमने देखा था, अभी देखा था ना कि सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो वो क्यों है, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक, और ये सब हम प्लान कर रहे हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है, प्लान कर रहे हैं, जस्ट वी आर प्लानिंग। तो अनसोल्ड स्टॉक्स इंक्रीज, फर्म्स कट प्रोडक्शन, इनकम फॉल्स अंटिल S इक्वल्स टू I अगेन। देखो, अगर सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो हमारे पास चीज़ें बहुत बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी है और इन्वेस्टमेंट कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो जो हमारा ये प्लान्ड क्या बोलते हैं, प्लान्ड इन्वेंट्री है, प्लान्ड इन्वेंट्री जो है फॉल हो जाएगा, प्लान्ड इन्वेंट्री फॉल हो जाएगा। ठीक है। और जिससे हम इसमें ये क्या है, हाँ, इसमें जो है प्लान्ड इन्वेंट्री जो है, इस वाले में अनसोल्ड स्टॉक्स में प्लान्ड इन्वेंट्री राइज होगा। क्यों, क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो इसका मतलब हमें प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, इनकम कम करनी पड़ेगी, आउटपुट कम करना पड़ेगा और एम्प्लॉय भी कम करने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग्स से, सेविंग्स कम पड़ गई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। जो डिमांड है सप्लाई को और बढ़ा रही है, तो जिससे हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा,
इनकम बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ेंगे, और क्या बढ़ाने वो क्या होता है, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, अलर्ट है, प्लीज अलर्ट हो जाना। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब कि सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर, जो इच्छा रख रहे काम करने की वो सारे लोग काम कर रहे हैं। Situation where AD is equals to AS and all those who are willing and able to do work are working. No involuntary unemployment, कोई अनएम्प्लॉय नहीं है, सब जो काम करना चाहते हैं, willing and able to do, वो काम कर रहे हैं, मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल टू एस बट लेवल लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका ग्राफ अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ एस एग्रीगेट है, ये है एग्रीगेट। ठीक है, एक मिनट इसको। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो मतलब जो काम करना चाह रहे हैं उनसे काम, मतलब मान लो 100% लोग काम करना चाह रहे हैं पर 90% लोगों को ही जॉब मिली, तो वो जो 10% है वो तो अनएम्प्लॉयड है ना, तो अपना ये बनेगा ना एक, ये जो है ये यहाँ हो गया, तो क्या होगा कि 90% जो 10% लोग हैं वो काम करने को रेडी है पर उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगा अपना नया, सॉरी इसको मैं, ये होगा अपना नया Q1, इसका हमने क्या बोला था? Q बोला था। ठीक है, और ये E1 और ये E। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर? क्लियर? अंडरस्टूड प्रॉपरली? इसको हमने AD बोला है तो इसका हम AD1 बोलेंगे। अंडरस्टूड प्रॉपरली? ठीक। तो सिचुएशन वेयर AD इज इक्वल्स टू AS बट लेवल लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो रिसोर्सेज आर आइडल, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, अब इसका ग्राफ दिखाती हूँ, तुम लोग चौंकोगे। ये रही एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई, और ये रही एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब देखो, तब जाओगे, तब क्यों नहीं रहा? अब ये जो है ना ये ज़्यादा हो गई, ये ज़्यादा हो गई। ये देखो, मतलब लोग काम करने को इच्छुक है पर ज़्यादा,
मतलब पूरे लोग फुल एम्प्लॉयड है पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? पूरी एम्प्लॉयमेंट है तभी भी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब क्या करें? ये क्या हुआ? डिमांड ज्यादा है। इसका मतलब समझो तुम लोग। सिचुएशन वेयर AD इज इक्वल्स टू AS, सिचुएशन है वेयर AD इज इक्वल्स टू AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बियॉन्ड ऊपर है। इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑफ इट्स कैपेसिटी, उसके पास उतने मेंबर्स है, उस ऑफिस में उतने मेंबर्स है जितनी उसकी जरूरत थी, पर आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अब ये मैंने ऊपर लाइन क्यों लगाई? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। कैसे? सुन, कैसे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, कैसे लोगों की डिमांड इतनी कैसे है? मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ₹1000 करोड़ और एग्रीगेट डिमांड है ₹1200 करोड़। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा? ₹200 करोड़ का डिफरेंस है अभी अपने पास। तो ये गैप है इसके बीच में, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एग्रीगेट डिमांड के बीच में ये 200 करोड़ गैप है। अब हम क्या करेंगे? इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा देंगे, जैसे जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम होगी, जो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो जिनके पास इतना पैसा है सिर्फ वो ही ले पाएंगे, और जो इतनी मतलब जिनके पास पैसा इतना नहीं है वो नहीं ले पाएंगे। तो डिमांड धीरे धीरे कम होगी। इन्फ्लेशन, समझ में आया? इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन हाई मार्क्स कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये ध्यान रख लो कि व्हेन अगर AD इज मोर देन AS, मतलब AD एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप। जो मैंने आपको बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है? ₹1000 करोड़, और जो अपना एग्रीगेट डिमांड है वो ₹200 करोड़, 1200 करोड़ है। तो गैप कितना है? ₹200 करोड़ का। तो ये है इन्फ्लेशनरी गैप। तो रियल आउटपुट कैन नॉट राइज। अब रियल आउटपुट तो राइज हो नहीं सकता, रियल आउटपुट तो राइज नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे हम? इन्फ्लेशन कर देंगे, बढ़ा देंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो जिससे क्या होगा? डिमांड कम होगी, जिनके पास उतना पैसा होगा वो खरीदेंगे, जिनके पास उतना पैसा होगा वो नहीं आएंगे, नहीं खरीदेंगे। तो डिमांड प्रेशर लीड्स टू प्राइस राइज। डिमांड ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो क्या कर दिया हमने? प्राइस राइज कर दी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स। जिनके पास उतना पैसा है वो कम उसको लेंगे, जिसके पास उतना पैसा नहीं है वो नहीं लेंगे, डिमांड फॉल हो जाएगी। क्लियर? We are done with today's lecture 1. So now let's 40 marks mock paper है part 1, ठीक है। हाँ, एक मिनट, मैंने ना एग्रीगेट डिमांड में लास्ट का चीज़ छोड़ी है, तो वो मैं इसमें ही कवर करवा दूंगी, ठीक है। लास्ट में जो पार्ट मैंने छोड़ा है वो मैं इधर ही कवर करवा दूंगी, ठीक है। मैं जब वो आएगा, वो वाली स्लाइड आएगी ना, तो मैं टॉपिक वो लिख दूंगी, ठीक है, तो इससे समझ में आ जाए, ठीक है। वो थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसमें सिर्फ MCQs और ये सब आता है, बाकी उसका जो उस पार्ट का जो रिलेशन है वो सही है, ठीक है, इससे ही है, इसी चैप्टर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है, देख लो। देखो, करने हैं तो ये वीडियो स्टॉप करके कर लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो पर करने हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए ला रही हूँ, ठीक है, कर लो। छोटा है, इसको मैं थोड़ा इसमें बता देती हूँ। देखो, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स इंड्यूस्ड पर इन्वेस्टमेंट, रेपो रेट, कॉइन्स और MPS लिखा है।
इस साइड क्या लिखा कॉलम बी में, प्रॉफिट मोटिव, फिएट मनी, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, पॉजिटिव और बैंक रेट। ठीक है, फिर पार्ट 5 में अब वन वर्ड में देखेंगे तो नेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी इफ एमपीएस इज दिस, तो आप वो कर सकते हो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, वो वाला मेथड लगा सकते हो। हु इज द इशूअर ऑफ 1 रुपी नोट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिफाइन नेट एक्सपोर्ट्स को डिफाइन करो। और एएस का स्लोप मैंने अभी बताया था 45 डिग्री। ये वो है न्यूमेरिकल्स है, ये कर लेना। ठीक है, then this is the 3 marks questions for distinguish between final and intermediate goods, state the law of demand and its exception, एक exception बता देना, explain the problem of double counting क्यों होती है। फिर ये मतलब 6 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल विद अ प्रॉपर डायग्राम। एक प्रॉपर डायग्राम बनाया जैसे हमने बनाया था ना, वो क्या अनएंडिंग सर्कल, अनएंडिंग सर्कुलर फ्लो, तो वो है। ठीक है, तो ये है आपके आंसर, ऑफिशियल आंसर की, एंड दिस इज द आंसर्स ऑफ दैट न्यूमेरिकल्स। And now we are ending this chapter. Means this chapter is not ended. Means this lecture 1 is ended. So thank you guys. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill ने बोला, topper squad, your victory starts here. So bye bye guys. Love you all. Don't forget to like, share, subscribe my channel. If you have any doubt in any section, any topic, just write in the comment below. I will provide it to you. So bye bye guys. Love you all. Like, share, subscribe my channel. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. कैसे बोल गया? Bye bye. Bye bye.